दादू, आपने जिन देखे हैं क्या? दादू, तो क्या ये हमारा बुरा चाहते हैं? मुझे ना दौलत कमाने का और शोहरत कमाने का एक फॉर्मूला मिल गया है। स्वागत है आपका फिर से एक बार द डर डायरीज के एक और एपिसोड में, मेरे यानी अहमद फराज के साथ। पहले आपको ये बता दूं कि आप जो कहानियां हमारे चैनल पर सुनते हैं ये एक्सक्लूसिवली द डर डायरीज पर ही सुन सकते हैं। हम आपके लिए ओरिजिनल कहानियां द डर डायरीज पर लेकर आते हैं जो एक्सक्लूसिवली इसी चैनल पर आपके लिए मौजूद हैं। आपका प्यार, आपका मोहब्बत इतना हमें मिल रहा है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। ऐसी और कहानियां आपके लिए हम आगे भी लाते रहेंगे। आज की कहानी मैं जहां पला बड़ा हूं उसके पास की है, यानी कि आज की कहानी हम लाए हैं पॉपुलर डिमांड के बाद ओल्ड दिल्ली की गलियों से। यह कहानी शायद आप समझ पाएंगे कि कहां की और किसकी कहानी है। यह कहानी है फैजान की। अर्ली 1980s, ओल्ड दिल्ली का इलाका। फैजान अपने घर में है। फैजान उस वक्त तकरीबन 2-2.5 साल का है। ये शायद फैजान की सबसे अर्ली मेमोरीज में से एक है। वैसे आमतौर पर इस उम्र की मेमोरीज हम भूल जाते हैं, फेड हो जाती हैं, लेकिन न जाने क्यों फैजान को आज तक भी उस उम्र का कुछ और याद हो ना हो, ये एक बात ज़रूर याद है। ये बात है तब की जब फैजान तकरीबन 2-2.5 साल का था, अपने कमरे में बैठा हुआ था और उसकी अम्मी नबीला जो हैं वो किचन में खाना बना रही थी। दोपहर का वक्त था, पूरे घर में ये दोनों ही थे। किचन और रूम इस तरीके से था कि किचन में अम्मी जब खाना बनाएं तो अपने बच्चे पर नज़र भी रख सकें, इस तरह का एक वो बना हुआ था। फैजान छोटा होने के उस पर अपने खिलौनों से, अपनी चीज़ों से खेल रहा था कि अचानक फैजान की नज़र छत की सीलिंग पर गई। उसने देखा एक ऐसी चीज जो उसने शायद पहले कभी नहीं देखी थी। दिख वो इंसान जैसा ही रहा था, लेकिन इंसान था या नहीं था नहीं समझ में आ रहा था। एक छोटा बच्चा, उसको क्या पता। बस उसने ये देखा कि कोई एक चीज है जो पंखे के पास से निकल के आई और छिपकली की तरह पूरी सीलिंग पर, दीवार पर चलने लगी। अब एक 2.5 साल का बच्चा जो अभी बोलना सीखा भी नहीं है, वो सिर्फ ब्लैबर कर सकता है, अपनी ही लैंग्वेज में ब्लैबर कर रहा है। और उसने उसकी तरफ इशारा भी किया ब्लैबर करके, पर शायद उसकी अम्मी ने ध्यान नहीं दिया। अब फैजान उसको बड़े गौर से देखने लगा। वो चीज जैसे पूरे कमरे का जायजा लेके दीवार पे चल के, एक कमरे में ऊपर वाले शेल्फ हुआ करते थे जिस पर संदूक और सूटकेसेस वगैरह रखे जाते थे, वहां आकर बैठ गए और फिर से पूरे कमरे को देखने लगे और फिर फैजान को देखने लगा। फैजान भी उसको देख रहा है। इतना छोटा है कि फैजान को यह तक नहीं पता कि उससे डरना है या उसको बुलाना है या उससे खेलना है। इतने छोटे बच्चे को हम सिखाते नहीं ना किस चीज से डरना है, किससे नहीं। फैजान ने एक चीज और नोट करी जो उसको बाद में भी याद थी, कि उसके माथे के ऊपर अजीब से 2 बड़े बड़े कुछ थे जो अब उसको याद आता है सींग जैसे थे। ना तो अम्मी के सींग थे, ना अब्बा के सींग थे, ना ही दादू के थे, ना दादी के थे, और फैजान ने खुद का भी चेक किया तो फैजान के भी नहीं थे। तो फिर इस चीज के क्यों हैं? ये उसकी बचपन की थॉट थी। और उसकी स्किन ऐसी थी जैसे हमारी नॉर्मल स्किन की तरह नहीं। उसकी स्किन ऐसी थी जैसे किसी ने ये वाली स्किन पील कर दी हो और अंदर से वो पिंक कलर की एक और स्किन निकलती है ना, सेकंड लेयर, फ्रेश, बिल्कुल वैसी स्किन थी उसकी। बहुत याद करने पर भी उसको चेहरा फैजान को उसका याद नहीं। बस इतना याद है कि उस वक्त फैजान को उससे डर नहीं लगा था, लेकिन आज जब उस एंटिटी के बारे में सोचता है तो फैजान सहम जाता है। और वो एंटिटी फैजान को एक बार नहीं, घर में बार बार दिखने लगी थी। यहां तक कि फैजान ने उसको एक निकनेम दे दिया था,
इबू। फैजान को ये याद नहीं कि जब भी वो चीज़ दिखती थी और वो अपनी अम्मी या अब्बा की तरफ पॉइंट आउट करके, ब्लैबर करके अपनी लैंग्वेज में बताता था, इशारे करता था, तो वो रिएक्शन क्या देते थे? शायद इग्नोर कर देते थे या किसी और काम में लग जाते थे या डिस्ट्रैक्टेड होते थे, पता नहीं। लेकिन फैजान को इतना जरूर याद है कि वो चीज उसने देखी जरूर थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद ही इबू जैसे गायब सा हो गया, फैजान को दिखना बंद हो गया, 1-1.5 साल के बाद ही। और उसके बाद फैजान के जहन में भी ये मेमोरी हल्के 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 फेड होने लगी। फिर आया है 1993। फैजान है 13 साल का, अपने 8th के एग्जाम के बीच में है, सर्दियों का वक्त है, एग्जाम होने वाले हैं और एग्जाम की तैयारी में लगा हुआ है। इसी बीच एक रात सारे के सारे कमरे में सो रहे हैं। थोड़ा कमरे के बारे में बता दूं कि उस जमाने में जब स्पेस छोटी हुआ करती थी और फैमिली मेंबर्स ज़्यादा हुआ करते थे, तो एक जुगाड़ किया करती थी फैमिलीज। वो जुगाड़ ये था कि क्योंकि सीलिंग बहुत ऊंची हुआ करती थी, तो एक मेजनीन फ्लोर डाल दिया करते थे लकड़ी का, जिसमें एक लकड़ी का जीना दे दिया, बच्चे ऊपर मेजनीन पे सो रहे हैं और माँ बाप नीचे फ्लोर पर सो रहे हैं। इस तरीके का अरेंजमेंट फैजान की फैमिली ने भी किया था। और अब फैजान अकेला नहीं था, फैजान के 2 जुड़वा भाई भी थे, आतिफ और काशिफ, जो उस वक्त तकरीबन 8 साल के थे। फैजान अपनी तैयारी करके, अपनी एग्जाम की तैयारी करके अपने भाइयों के साथ ऊपर मेजनीन फ्लोर पर जाकर सो गया और माँ बाप नीचे सो गए कि तकरीबन 2-2:30-3 बजे के आसपास फैजान का पैर का अंगूठा किसी ने पकड़ के बहुत जोर से हिलाया। फैजान ने पहले पैर झटक दिया, ये देखकर, ये सोचकर कि शायद उसके भाइयों में से कोई एक है जो उसको उठाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको बाथरूम जाना है। बाथरूम उन दिनों अटैच नहीं हुआ करते थे, बाहर होते थे, तो उसने शक ऑफ कर दिया। लेकिन जब बार बार उसका वो अंगूठा पकड़ के हिलाया जाने लगा, तो फैजान एकदम उठ के बैठ गया। जब वो उठा तो उसने देखा कि उसके दोनों भाई गहरी नींद में उसके बगल में ही सो रहे हैं। उनको देखकर लग रहा है कि अभी उठे नहीं हैं हाल फिलहाल में। तो फिर उसका अंगूठा पकड़ के कौन हिला रहा था? 1 मिनट को उसने सोचा कि माँ बाप को उठाए और बताए, लेकिन 13 साल का बच्चा ऑलमोस्ट बड़ा होने लगता है। कहीं ना कहीं जहन में ख्याल आता है कि इस बात पे कोई यकीन करेगा भी? अगर नहीं करेगा तो फिर इस बात को कैसे समझाया जाएगा, कैसे बताए? ये सब जहन में आया और वो सो गया। कुछ दिन बाद ऐसे ही सारे लोग आंगन में बैठे हुए थे, घर की लाइट गई हुई थी, घर में सिर्फ अम्मी थी और 3 भाई थे, और अम्मी 3 भाइयों को चारपाई पर लेकर कुरान की किस्से, कुरान की कहानियाँ, कुरान की आयत, ये सब सिखाने और पढ़ाने में लगी हुई थी। बच्चों के लिए ये पढ़ने से ज़्यादा एंटरटेनमेंट का हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि वो अपनी माँ के साथ ऐसी कहानियाँ सुनने में बड़ा दिलचस्पी लगाया करते थे। नबीला ये सारी कहानियाँ बच्चों को सुनाते सुनाते जिनों के किस्से पे पहुंची। वो जिनों के बारे में बताने लगी। तभी अचानक से आतिफ और काशिफ में से एक बोला, अम्मी आपको पता है हमारे घर में भी एक जिन है? ये सुनकर एकदम नबीला ठनक गई। क्या बकवास कर रहा है बेटा, कौन जिन? तो फिर दूसरा भाई बोला, अम्मी सही कह रहा है ये, मैंने भी देखा है, हम दोनों ने देखा है। वो एक अजीब सा जिन है जो पंखे के पास से आता था और पूरा छिपकली की तरह इधर उधर चलता था और फिर हमें देखता था। अब बहुत टाइम से आया नहीं है, जब हम छोटे थे ना तब देखा था हमने। जब ये बात आतिफ और काशिफ ने बोली तो फैजान एकदम से अलर्ट हो गया। उसके दिमाग में वो सारी मेमोरीज दोबारा दौड़ने लगी जो शायद वो कहीं भूल गया था। वो चेहरा उस एंटिटी का, वो स्किन फ्लैश वाली, फ्रेश, वो उसका क्रॉल करना, वो सारी मेमोरीज उसके दिमाग में आने लगी थी। वो कैसे उसको देखा करता था, कैसे फैजान उसको देखा करता था, फैजान ने उसका नाम रखा था इबू, फैजान जैसे उसकी तरफ इशारा करके उससे बातें करने की कोशिश करता था। ये सब फैजान के जहन में फिर से दौड़ गया और फैजान अचानक से उसको गूज़बम्स आने लगे। नबीला ने ये बातें श्रग ऑफ करी कि अरे बच्चों ये सब बेकार की बातें क्या लेके बैठ गए। फिर फैजान अचानक बोला, अरे काशिफ कैसा दिखता था वो? तो नबीला ने फिर फैजान को बोला, अरे फैजान तो क्यों इनको बढ़ावा दे रहा है, ये तो ऐसे ही बदमाशी कर रहे हैं, मत तूल दे इनको। अम्मी 1 मिनट सुनने तो दो क्या कह रहे हैं।
हाँ बताओ। जब आतिफ और काशिफ ने पूरी तरह से बताया कि वो कैसा दिखता था, तो फैज़ान को यकीन हो गया कि जिस इबू को फैज़ान अपना इमेजिनरी फ्रेंड समझकर भूल गया था, वो इमेजिनरी नहीं था। क्योंकि एक इमेजिनरी फ्रेंड एक शख्स को दिख सकता है, तीनों भाइयों को एक ही जैसा नहीं दिख सकता। तीनों भाइयों को इबू अपने ही घर में वैसे ही पंखे के पास से निकल के दीवारों पर, छतों पर रेंगता हुआ नजर आया था। तीनों भाइयों को इबू घूरता नजर आया था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, इसका मतलब इबू था। जब फैज़ान ने ये बात अपने दोनों भाइयों से सुनी थी तो बहुत हैरान और परेशान हुआ था, और उसको यकीन हो गया था कि उसका इमेजिनरी फ्रेंड इमेजिनरी नहीं है। और उसने ये बात अपनी अम्मी से भी वहीं बैठे बैठे बोली, अम्मा ये दोनों ठीक कह रहे हैं, मैंने भी देखा था उसको जब मैं बहुत छोटा था। ये बात नबीला ने जब सुनी तो वो भी एकदम से परेशान से हो गई थी, क्योंकि तीनों बच्चों ने एक ही बात उनको बताई थी। हालांकि उस वक्त वो डर नहीं सकती थी, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो डर गई तो बच्चे भी डर जाएंगे। इसलिए उन्होंने बच्चों से सिर्फ ये कहना सही समझा कि हाँ, हो सकता है कि बच्चों तुम लोगों ने ऐसा कोई जिन जिन्नात देखा हो। कहते हैं कि बच्चों को जिन जिन्नात दिख जाया करते हैं, इसीलिए कहती हूँ कि कुरान पढ़ा करो, नमाज की पाबंदी किया करो, इन सब चीज़ों से दूर रहोगे। ये बात उन्होंने बोल तो दी थी, लेकिन खुद भी उनके दिल में एक डर बैठ गया था। और ये बात फैज़ान के दिल में तो जैसे घर सी कर गई थी, क्योंकि फैज़ान उसके बाद अपने खाने की थाली के सामने बैठा जरूर था, लेकिन बस उसको घूरे चला जा रहा था और कुछ सोच में डूबा हुआ था। नबीला ने यह बात नोट करी थी और उस वक्त ये डिसाइड किया था कि इस वक्त घर को एक क्लेंज होने की ज़रूरत है, मौलाना साहब को बुलाने की ज़रूरत है, और इस पूरे घर को कहीं ना कहीं कुरान की आयतों से और उनसे दम करवाने की ज़रूरत है। तो अगले दिन मौलाना साहब को बुलाया गया था और ये सब करवाया गया था। लेकिन उस दिन के बाद से वो घर, वो फैमिली पहले जैसे नहीं रही थी। उस घर में आए दिन छोटे छोटे इंसिडेंट्स होने लगे थे जो बहुत ऑड थे सारी फैमिली के लिए। जैसे कि फैज़ान के फादर राशिद साहब की कपड़ों का एक खूंटी हुआ करती थी, जिसपे वो अपने कपड़े शाम को आकर जब आते थे तो टांग दिया करते थे, वहां से गायब हो जाते थे और फिर वहीं टंगे मिलते थे सारी जगह ढूंढने के बाद भी। नबीला जब किचन में खाना बना रही हैं, माचिस को ढूंढ रही हैं, पिछले 5-7 मिनट से माचिस ढूंढी जा रही है, और ये वो घर है जहां माचिस की एक एक तीली संभाल के इस्तेमाल की जाती है। वहां पर माचिस नहीं मिल रही और अचानक ऊपर से ऐसे हवा में से टपकती है और उसके सामने आके गिरती है। रात को जब राशिद साहब आंगन में चारपाई पे सो रहे हैं तो अचानक पूरी की पूरी चारपाई उलट दी जाती है और वो गिर जाते हैं, चारपाई उनके ऊपर, वो नीचे। इस तरह के छोटे छोटे इंसिडेंट्स होने लगे थे। लेकिन बात हाथ से तब निकली जब काशिफ के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरी फैमिली को हिला दिया था। काशिफ के साथ बाकी सारे बच्चे, यानी कि काशिफ, आतिफ, फैज़ान और पड़ोस का एक बच्चा बब्बन, ये सारे सेकंड फ्लोर की छत पे यानी टेरेस पर क्रिकेट खेल रहे थे। अक्सर वहां बच्चे क्रिकेट खेला करते थे, इसलिए टेरेस का जो पैरापेट था, जो मुंडेर थी, जो बाउंड्री थी, वो इस तरीके से बनाई गई थी कि कोई भी बच्चा गिर ना जाए खेलते हुए। और वो तकरीबन 4.5 फीट की थी ताकि बच्चे इसको फलांग भी ना पाए। सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। बब्बन जो है वो बैटिंग कर रहा है, आतिफ बॉलिंग कर रहा है, काशिफ एक तरफ फील्डिंग कर रहा है, फैज़ान एक तरफ फील्डिंग कर रहा है और बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। आतिफ ने बॉल कराई, बब्बन ने शॉट खेला हल्का सा और बॉल हवा में गई। काशिफ उसको कैच करने के लिए एक तरफ से दूसरी तरफ भाग रहा है। ये पता है कि भागते भागते अक्सर ऐसे कैच पकड़े गए थे और अगर कहीं दूर या बाउंड्री से बाहर या पैरापिट से बाहर बॉल जा रही है तो वो छोड़ दिया करते थे। लेकिन उस दिन न जाने काशिफ को क्या हुआ कि वो बॉल की तरफ इस तरीके से भाग रहा था जैसे उसको लगे है कि पैरापिट है ही नहीं, वहां सारी जमीन है और वो सिर्फ बॉल की तरफ नजर करके भागे चले जा रहा है।
देखते ही देखते इस वाक़ के सारे बच्चे जब उसको देख रहे हैं, वो भाग रहा है, अचानक काशिफ ने एक जंप ली और जंप लेके पैरापेट के ऊपर से होता हुआ बॉल को पकड़ने के चक्कर में नीचे गिर गया। और नीचे जाकर जब वो गिरा तो वो गिरा सेकंड फ्लोर की ज़मीन पर। अब मैं आपको थोड़ा सा घर का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ये घर किसी भी पुरानी दिल्ली के टिपिकल घर की तरह है। मेरा घर भी ऐसे ही हुआ करता था। पहले एक बड़ा दरवाज़ा जिसको खोलें तो 3-4 सीढ़ियाँ ऊपर गईं, फिर एक छोटा सा एक रेस्टिंग प्लेटफॉर्म जहाँ से ग्राउंड फ्लोर की एंट्री, और वहीं से एंट्री के बगल में एक जीना ऊपर जा रहा है जो आपको फर्स्ट फ्लोर पर लेकर जाएगा, और वही जीना एक्सटेंड होता है सेकंड फ्लोर के लिए। इस तरीके का यह घर था। ग्राउंड फ्लोर पे एक बड़ा सा आंगन था और उसके चारों तरफ कमरे और वॉशरूम वगैरह हुआ करते थे, और ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे दादा दादी यानी महमूद साहब और उनकी वाइफ। फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे फैज़ान और उसकी फैमिली, और सेकंड फ्लोर पर रहते थे फैज़ान के चाचू और उनकी फैमिली, और उसके ऊपर था टेरेस जहां बच्चे खेला करते थे। जो फ्लोर्स बनते थे वो इस तरीके से बनते थे कि सेकंड फ्लोर की ज़मीन के फ्लोर को थोड़ा सा एक्सटेंड करके आगे बढ़ा दिया जाता था ताकि नीचे की प्राइवेसी हो जाए। इसी तरह फर्स्ट फ्लोर के फ्लोर को थोड़ा सा एक्सटेंड करके आगे बढ़ा दिया जाता था कि ताकि ग्राउंड फ्लोर की प्राइवेसी हो जाए। तो इसीलिए जब काशिफ सेकंड फ्लोर की छत से गिरा तो थैंकफुली सेकंड फ्लोर की ज़मीन पे आके गिरा, ग्राउंड फ्लोर पर नहीं। हालांकि ये डिस्टेंस भी तकरीबन 10 से 15 फीट का था, तो काशिफ कुछ चोट बहुत आई थी, लेकिन एटलीस्ट सबसे नीचे नहीं गिरा था। जैसे ही काशिफ गिरा उसके रोने की आवाज हुई। सारे बच्चे छत पे मुंडेर की तरफ भागे काशिफ को देखने के लिए। उसका रोना सुन के फर्स्ट फ्लोर से उसकी अम्मी निकल के आई, उसका रोना सुन के सेकंड फ्लोर से उसकी चाची और चाचू निकल के आए, और ग्राउंड फ्लोर पर आंगन में बैठी थी उसकी दादी सईदा बेगम, जो पान की चारपाई पर बैठकर पान बना रही थी। जब वो बच्चों को ऊपर खेलते हुए भी देख रही थी, उन्होंने काशिफ को गिरते हुए भी देखा था। जब उन्होंने काशिफ को गिरते हुए देखा, उसकी चीख सुनी, तो वो भी अपने स्लो कदमों से किसी तरह से सेकंड फ्लोर पर पहुंची। जब वो सेकंड फ्लोर पर पहुंची तो सारे के सारे लोग काशिफ के इर्द गिर्द जमा हुए हुए थे। उसकी चोटों पर मरहम लगाया जा रहा था और काशिफ ज़ारो कतार रो रहा था। लेकिन दादी सिर्फ इसलिए नहीं आई थी कि उन्होंने काशिफ को गिरते हुए देखा था। दादी कुछ बताने आई थी। दादी ने सबको वहीं पर बताया कि काशिफ का गिरना एक नॉर्मल बात नहीं है। ये जब सुना तो लोग हैरान हो गए कि कैसे। फिर दादी ने बताया कि जब उन्होंने ऊपर देखा तो काशिफ जब मुंडेर से ऊपर छलांग मार के गिर रहा था, उसके बीच में वो हवा में कुछ सेकंड के लिए अजीब तरीके से रुका था, जैसे किसी ने उसको उठाया हो, हवा में ऐसे कुछ देर रखा हो और नीचे फेंक दिया हो। ये बात सुनकर सारे के सारे लोगों के पैरों तले जमीन निकल गई थी। और जब काशिफ ने यह सुना तो रोते रोते उसने भी यही बोला, दादी ठीक कह रही हैं, यही हुआ था मेरे साथ, मुझे गिराया है, मैं गिरा नहीं, मुझे गिराया है। नहीं, भैया ने नहीं गिराया, बब्बा ने नहीं गिराया, किसी ने नहीं गिराया, क्योंकि ये मेरे आसपास भी नहीं थे, लेकिन मुझे गिराया है, मुझे धक्का दिया था। ये बात सुनकर सारे के सारे लोग अजीब एक दूसरे को देख रहे थे अजीब नजरों से। उस वक्त वहां के बड़े यानी कि उनके दादा महमूद साहब भी मौजूद थे। महमूद साहब ने बोला कि हो सकता है कि इस घर में कुछ असरात हों। मुझे लगता है कि इस घर में गंदगी थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसी जगहों पर जिन जिन्नात थोड़े ज़्यादा आते हैं। मैं यहाँ की औरतों से गुजारिश करूँगा कि घर को ज़रा साफ रखें। नबीला और बाकी सब सुन रहे थे और उन्होंने सिर्फ सर हिलाया। नबीला काशिफ की चोट पर मरहम भी लगा रही थी और नबीला ने यह सुनकर अनसुना नहीं किया था, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिमाग में ये बात आ गई थी कि सिर्फ बात क्लीनिनेस तक नहीं है, सिर्फ बात सफाई की नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा है। इसीलिए मौलाना साहब को बुलाने का फैसला किया गया था और पूरे के पूरे घर को क्लेंस कराने का फैसला किया गया था। इधर महमूद साहब ने एक सफाई वाले को भी ढूंढने का काम शुरू कर दिया था कि कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसी फैमिली या कोई ऐसे लोग जो रेगुलरली आके पूरे घर की सफाई कर दिया करें, क्योंकि जो काम वाले आते हैं वो ढंग से सफाई नहीं करती, या कुछ ऐसे लोग जिनको पता हो कि इस घर में कुछ जिन जिन्नात हैं, उसके बावजूद इस घर में आके सफाई करने से ना डरें।
पर जब मौलाना साहब को बुलाया गया और ऐसी फैमिली को ढूंढने के लिए खबर फैलाई गई तो साथ में ये खबर भी फैली कि इस घर में अजीब अजीब इंसिडेंट हो रहे हैं। काशिफ को किसी ने ऊपर से फेंका, चीज़ें गायब हो रही हैं, ऊपर से माचिस टपक रही हैं। जब ये बातें फैलने लगीं तो मोहल्ले की औरतों ने, मोहल्ले के आदमियों ने कहीं ना कहीं ये बात एक तरह से समझ ली या एक तरह से मान ली कि इस घर में जिन्नात है, और इसीलिए इस घर को कह दिया गया जिन्नात का घर। उस मोहल्ले में, उसके बगल वाले मोहल्ले में, आसपास के मोहल्लों में ये जिन्नात के घर से मशहूर हो गया था, और इसीलिए सफाई वाले मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था जो इस घर में आके पूरी क्लीननेस के साथ सफाई कर सके। खैर, ये बात आई गई हो गई। मौलाना साहब ने क्लीनलीनेस भी कर दी, क्लेंस भी कर दिया, सारे मर्दों को इकट्ठा करके, यानी आतिफ, काशिफ, फैज़ान, उसके फादर, उसके चाचू, दादा, सबको इकट्ठा करके सब पे दम भी किया गया। सबको आयतें पढ़ाई गई, सबको आयतें दी गई पढ़ने के लिए। और उसके बाद महमूद साहब यानी कि दादा और मौलाना साहब दोनों कमरे में चले गए कुछ डिस्कशन करने के लिए। वो डिस्कशन क्या है ये हमें कुछ साल बाद पता लगा। फैज़ान अब 10th क्लास में था, लेकिन फैज़ान ठीक नहीं था, इमोशनली भी ठीक नहीं था और शायद जहनी तौर पे भी ठीक नहीं था। शायद इसलिए क्योंकि कुछ महीने पहले ही उसकी दादी की डेथ हो गई थी अचानक से, और वो दादी का लाडला हुआ करता था। भाई सबसे बड़े बेटे का सबसे बड़ा बेटा था, तो प्रैक्टिकली दादी ने ही पाला था। दादी के जाने का गम शायद उसको बहुत ज़्यादा डीप उसमें ले गया था, सैडनेस में। हालांकि वो बहुत शार्प बच्चा हुआ करता था अपनी क्लास का, और मैथ्स उसका फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था, और वो आगे जाके साइंस लेके कुछ अच्छा करना चाहता था, पर उसके ग्रेड्स गिर रहे थे। उसका 10th बोर्ड आने वाला था और वो पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा था। 10 मिनट से ज़्यादा किताबें देख नहीं पाता था, जहन बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, कभी कभी शून्य में ताकता रहता था और कभी कभी अपने आप से ही कुछ बड़बड़ाता रहता था। ये बात नबीला ने, उसकी मदर ने भी नोट करी थी कि फैज़ान में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो ये बात जब नबीला ने नोट करी तो फैज़ान के फादर राशिद साहब को ही बताया गया था, और राशिद साहब बीइंग द फादर, उन्होंने बैठकर बात करने की कोशिश भी करी थी उसके साथ। उसको समझाया था कि कैसे बड़े बेटों की जिम्मेदारी होती है, कैसे बहुत लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई है, कैसे उसको अच्छा करना ही करना है, कैसे उसको बड़ा आदमी बनना है ताकि वो फैमिली को संभाल सके, वगैरह वगैरह। फैज़ान ने सब सुना, लेकिन फिर वैसे ही कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा। इसलिए नहीं कि वो एक रिबेल हो गया था, पर शायद इसलिए कि वो जहन में ये सब चीज़ें रजिस्टर ही नहीं कर पा रहा था। उसका जहन एक तरफ रह ही नहीं पा रहा था, जैसे वो फैज़ान फैज़ान ही ना रहा हो। अजीब से हरकतें करने लगा था, रूड हो गया था, बदतमीज हो गया था। ज़रा ज़रा सी बात पर माँ को जवाब देने लगा था, ज़रा ज़रा सी बात पर भाइयों से लड़ने लगा था। ऐसा पहले कभी फैज़ान ने किया नहीं था। यहां तक कि बात तब सर से ऊपर हो गई जब एक दिन आतिफ रोता रोता अपनी माँ के पास आया, अपने हाथ का जख्म दिखाया और बोला कि फैज़ान ने किया है। काशिफ ने भी इस बात को कंफर्म किया कि हाँ, भाईजान ने ही ये जख्म आतिफ को दिया है। नबीला आतिफ का हाथ पकड़ के छत पे ले गई जहां पर फैज़ान बैठा हुआ था। फैज़ान छत पर मुंडेर पर बैठा है, पैर नीचे लटका के। पहले तो नबीला ये देखकर ही थोड़ा सा हैरान हो गई कि ये कैसे बैठा है और शून्य में ताक रहा है, कुछ नहीं बोल रहा। फिर नबीला आतिफ को उसके पास ले गई और कन्फ्रंट किया कि कैसे अपने भाई को वो जख्म दे सकता है। तो फैज़ान ने बस पलट कर ये बोला, तो किया तो क्या हो गया। ये फैज़ान नहीं था, फैज़ान ऐसा कभी नहीं करता था। फैज़ान को डांट लगाकर उस वक्त नबीला ने उस वक्त वहां से जाना ही ठीक समझा। लेकिन जब राशिद घर आए तो राशिद को सारी बात बताई और राशिद ने फैज़ान को बुलाकर कन्फ्रंट भी किया और एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर दर दिया। फैज़ान ने तमाचा ऐसे खाया जैसे उसको इन सब चीज़ों की आदत सी है।
बिल्कुल फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, कोई उसके फेस पर ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे ये जाहिर हो सके कि उसको ज़रा सा भी फ़र्क पड़ा है इन सब चीज़ों का। कुछ नहीं था। ये देखकर राशिद साहब को ज़्यादा परेशानी हुई कि उसको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा। ना वो रोया, ना उसने माफ़ी मांगी, ना कुछ, बस थप्पड़ खाकर वहाँ से चला गया। महमूद साहब भी ये बात नोट कर रहे थे कि फैज़ान के बिहेवियर में बदलाव आ रहा है। तो एक दिन जब नबीला खाना लेकर नीचे के फ्लोर पे गई महमूद साहब को देने, तो उन्होंने बोला कि फैज़ान को मेरे पास भेज दो, मेरे पास सोएगा आज से। फैज़ान को भी नीचे जाके सोना अच्छा लगता था, क्योंकि वो दादी के साथ भी अक्सर नीचे वाले फ्लोर पर ही रहता था, तो वो अपने दादू के साथ सोने भी चला गया। दादू पोते जो हैं बातें करते करते सोने लगे, और फैज़ान को अब अच्छा लगने लगा था खाने के फ़ौरन बाद अपना तकिया, अपना सामान लेके नीचे जाके दादू से बातें करते करते सोना। किसी किसी दिन दादू पोते जो हैं बात करके सोते थे, किसी दिन बिना बात करके ऐसे सो जाया करते थे, लेकिन फैज़ान को अब अच्छी नींद आने लगी थी, जो कि उसको अपने फ्लोर पर नहीं आ रही थी, फर्स्ट फ्लोर पर। कभी कभी वो कैसी अजीब सा सपना देखकर उठ जाया करता था, कभी फिर से उसका टो पकड़ के कोई हिलाता था और वो उठ जाया करता था। उसकी नींद ही पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन दादू के साथ सोने पर वो आराम से सोने लगा था। एक दिन ऐसे ही सोने से पहले फैज़ान ने अपने दादू से सवाल किया, दादू आपने जिन देखे हैं क्या? बेटा देखे तो नहीं, लेकिन ये ज़रूर पता है कि हदीस और कुरान के मुताबिक ये मखलूक होती है और हमारे आसपास ही होती है। हमारी आंखों में इतनी कुव्वत नहीं होती कि उनको देख पाएं, लेकिन होती ज़रूर है। दादू तो क्या ये हमारा बुरा चाहते हैं? बेटा बुरा चाहते हैं या नहीं ये तो अल्लाह जाने, लेकिन हाँ, जिनों में भी अच्छे बुरे दोनों होते हैं। तो जो बुरे होते हैं वो बुरा चाहते हैं, जो अच्छे होते हैं वो अच्छा करते हैं। तो दादू हमारे घर में जो ये सब हो रहा है, ये भी किसी जिन ने किया है क्या? और ये क्या हमेशा से होता आया था? बेटा फैज़ान ऐसा क्यों पूछ रहे हो तुम? ये बात एकदम से कह के फैज़ान सीधा बैठ गया, जैसे वो अपने दादू से चाहता हो कि वो उसको कहानी सुनाए, उसको बताएं कि ये सब क्यों हो रहा है। फैज़ान बोला, दादू मैं ना आपको सब बता देता हूँ। फिर फैज़ान ने एक एक चीज़ जो उसके साथ आज तक हुई है, जो अब तक हुई है, वो एक अजीब से मखलूक का उसको देखना, वो छिपकली की तरह दीवार पे उसका चलना, वो उसका टो पकड़ के उसको हिलाना, ये सब चीज़ें सारी बताई। महमूद साहब उसकी बातें सुनकर खामोश से हो गए थे। एक बच्चा ये सब बातें उनके सामने कर रहा था, और महमूद साहब का चेहरा साफ बता रहा था कि कोई ऐसी बात है जो वो जानते हैं कि वजह इन सब चीज़ों की क्या है। जब ये बातें सुनी तो शायद उन्होंने अपना सर नीचे करके अपने आप में ही कुछ बोला, कहा था तेरे बाप से मत बनवाओ ऊपर, ये तोड़ फोड़ मत करो। फिर महमूद साहब ने अपने ख़ानदान की हिस्ट्री बतानी शुरू करी, कैसे उनका ख़ानदान, कैसे उनके फादर पश्तून के इलाके से यहाँ आए थे और 1950 के अर्ली टाइम पर एक घर यहाँ पर ये घर लिया था, जब ये घर इतना बड़ा नहीं था, छोटा सा था। एक बस एस्बेस्टॉस की शीट डली हुई थी, अंदर कमरों के नाम पर बड़े से एक जगह थी जहाँ पर सारा सामान रखकर इस फैमिली ने रहना शुरू किया था। और वहीं कैसे महमूद साहब के फादर ने कारखाना शुरू किया था घर को चलाने के लिए। बहुत ही गरीब फैमिली से थे ये लोग उस वक्त, हालांकि पश्तून के पठान थे पर ज़्यादा कुछ था नहीं इनके पास। इनका नाम पूरा भी महमूद खान बगदादी, राशिद खान बगदादी इस तरह से हुआ करता था। फिर उन्होंने बताया कि कैसे ये घर जो उनके फादर ने उस वक्त लिया था, लेकिन ऊपर के जितने फ्लोर अभी तुम देख रहे हो या अभी फैज़ान देख रहा है, वो बनवाए थे इनके छोटे भाई नौशाद ने। फिर महमूद साहब ने नौशाद की कहानी सुनाई। नौशाद तकरीबन 10 साल का था जब वो अपने आप को फिल्मों में देखना चाहता था। उसको एक फैसिनेशन सा हो गया था फिल्मों से। वो अब्बा के पर्स से पैसे चुरा के फिल्में देखने जाया करता था
और अपने आप को देवानंद से कम नहीं समझता था। घर में एक्टिंग करता फिरता था। वो चाहता था कि उसको भी शोहरत मिले, उसको हीरो बनना था। अब्बा को ये बातें पसंद नहीं थी और अब्बा को कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से बहुत नफरत थी। इसलिए जब भी उनको पता लगता था कि नौशाद फिल्म देखने गया है तो नौशाद की पिटाई बहुत होती थी। उस जमाने के फादर्स का यही इलाज था बच्चों को सुधारने का। लेकिन फिर मोहल्ले में आया था एक सर्कस जिसमें सारे मोहल्ले मिल के जा रहे थे। तो हमारा घर भी चला गया था, नौशाद भी गए था, महमूद साहब भी गए थे, सारे जो बच्चे थे उस वक्त मोहल्ले के सब गए थे। वो सर्कस देखकर नौशाद जैसे बिल्कुल बदल गया था। नौशाद ने पहली बार उस सर्कस में जादूगर को देखा था। जादूगर कैसे स्टेज पर खड़ा होकर अपने मुंह से रिबन निकाल रहा है, जादूगर कैसे हैट में से खरगोश निकाल रहा है, जादूगर कैसे कबूतर से आग बना रहा है, आग से कबूतर बना रहा है, कैसे एक लड़की को लिटा के उसके बीच में आरी चला रहा है। ये सब चीज़ें फैसिनेटिंग लग रही थी नौशाद को। और जब लोगों ने ये एक्ट खत्म होने के बाद जादूगर के लिए तालियां बजाईं, तब तो जैसे नौशाद बिल्कुल मेस्मराइज सा हो गया। उस वक्त शायद नौशाद ने डिसाइड कर लिया था कि उसको भी अगर शोहरत चाहिए तो सर्कस में काम करना पड़ेगा, स्टेज पर जाना पड़ेगा। तो शायद उस दिन जब सर्कस देखने गए थे, नौशाद ने डिसाइड कर लिया था कि वो सर्कस में काम करेगा, क्योंकि उसके कुछ ही दिन बाद नौशाद घर छोड़कर भाग गया था, सिर्फ एक चिट्ठी छोड़कर, ये कहकर कि वो सर्कस के साथ काम करने जा रहा है और तभी आएगा जब उसके पास पैसा होगा और शोहरत होगी। ये चिट्ठी देखकर नौशाद की और महमूद की अम्मी बहुत रोई थी अपने बच्चे के लिए। लेकिन नौशाद के फादर ने उस वक्त सख्त मना कर दिया था, नौशाद को ढूंढने की कोई कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उनको इस बात से नफरत हो गई थी कि उनका बेटा एक ऐसे प्रोफेशन या ऐसी चीज़ के लिए घर के छोड़ के गया जो उनकी नज़र में बहुत निचले दर्जे की थी। लेकिन अम्मी को आस थी कि वो आएगा ज़रूर। नौशाद वापस आया, 5-6 साल बाद वापस आया और थोड़ा बदल के वापस आया। हालांकि उस वक्त उम्र उसकी 15-16 साल ही थी, लेकिन देखने में बड़ा लग रहा था, जैसे किसी ने अपनी उम्र के हिसाब से ज़्यादा दुनिया देख लिया। हालांकि अब्बा ने मना कर दिया था उसको दहलीज में घुसने के लिए भी, लेकिन जब अम्मा रोईं, गिड़गिड़ाईं, तो उसको अंदर आने की इजाज़त मिली थी। वो आया था अपने साथ ढेर सारा पैसा लेकर और कहानियाँ लेकर कि कैसे वो कलकत्ता गया, मद्रास गया, बॉम्बे गया और हिंदुस्तान का कोना कोना उसने देखा है, कैसे वो अलग अलग तरीके के लोगों को मिल रहा है, कैसे लोग उसके लिए तालियां बजा रहे हैं, कैसे वो एक अच्छा जादूगर बन रहा है और बहुत ही जल्दी वो एक बहुत फेमस जादूगर बन जाएगा। अम्मा को बड़ा अच्छा लगा जब वो इसने कहानियां सुनाई। कुछ दिन रहा और फिर चला गया। उसके बाद नौशाद ने हर महीने पैसे भेजने शुरू कर दिए थे। अच्छा खासा पैसा भेज रहा था, वो अच्छी खासी कमाई कर रहा था और शायद पैसा आता देख बाकी सब ने भी उसके इस प्रोफेशन को एक्सेप्ट कर लिया था। अब उसकी बुराई होना घर में बंद हो गई थी और जब पैसा आने लगा तो फिर जो छोटा सा घर था वो भी बड़ा होने लगा। कंस्ट्रक्शन की जाने लगी, मरम्मत की जाने लगी चीज़ों की। और एक बार एक मनी ऑर्डर में नौशाद ने एक ख़त भी भेजा था ये कहकर कि घर में अब इतना काम करा लो कि उसका ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर डाला जा सके एक कमरा। जो नौशाद ने उसमें ख़त में लिखा था कि वो चाहता है कि जब वो परमानेंटली वापस आए तो फर्स्ट फ्लोर के उस कमरे में रहे। ये बात सुनकर अम्मी को बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि उसने बोला था कि वो परमानेंटली वापस आना चाहता है। कहीं ना कहीं अम्मी को यकीन था कि वो आएगा और बाकी सब की तरह, हम सब की तरह एक नॉर्मल ज़िंदगी भी बिताएगा। और वही हुआ। उन पैसों से कंस्ट्रक्शन भी कराई गई और फर्स्ट फ्लोर जिस पे इस वक्त फैज़ान और उसकी फैमिली रहते हैं, वो उन्हीं पैसों से कंस्ट्रक्ट कराया गया था। नौशाद वापस आया तकरीबन 10 साल बाद। जब वो 25-26 साल का था तब आया। लेकिन जो आया वो नौशाद नहीं था जो घर छोड़ के गया था। वो बहुत बदल गया था। जब वो आया घर में तो वो अकेला नहीं आया था, शायद अपने साथ एक डार्कनेस लेके आया था, क्योंकि उसके बाद जो उस घर में हुआ वो कोई यकीन नहीं कर पाया था।
नौशाद घर आ तो गया था, लेकिन नौशाद अब जैसा नौशाद नहीं रहा था। वो आया था घर और सीधा अपने फर्स्ट फ्लोर पर चला गया। अब उसने अपने फर्स्ट फ्लोर की एंट्री पर भी एक दरवाज़ा लगवा लिया था। जब वो फर्स्ट फ्लोर पर जाता था तो एंट्री का दरवाज़ा ही बंद कर लिया करता था। उसके घर वालों में से भी किसी को इजाज़त नहीं थी कि बिना उसकी इजाज़त के फर्स्ट फ्लोर पर एंटर भी कर सके। अब वो कई बार ऐसा करता था, कुछ दिन के लिए आता था, कुछ दिन के लिए चला जाता था, फिर आ जाया करता था, कुछ दिन के लिए फिर लंबा जाता था। इस तरह से सिलसिला चलने लगा था। जब जब वो आता था दो बातें ज़रूर होती थी। पहली तो ये कि जब वो आता था तो पैसों के साथ और भी चीज़ें लाने लगा था, जैसे कुछ जेवर, पीतल के बर्तन, चांदी के बर्तन वगैरह वगैरह। और जब जब वो आता था उसके पूरे फ्लोर पे गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाया करती थी और एक अजीब सी बदबू वहाँ से आती थी कि जब वो जाता था तभी फिर उसकी अम्मी सफाई वालों के साथ फर्स्ट फ्लोर पर जाकर उसकी फर्स्ट फ्लोर की पूरी सफाई करवाया करती थी हर बार। और हर बार जब वो आता था एक अजीब सी गंदगी मिलती थी। लेकिन एक बात और थी जो महमूद साहब ने और बाकियों ने भी नोट करी थी। वो ये कि हर बार जब वो आता था पहले से कुछ कमज़ोर होके आता था। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल बढ़ गए थे, उसका चेहरा बहुत पतला सा हो गया था, अजीब सा होने लगा था वो। एक बार ऐसे ही आया और सीधा ग्राउंड फ्लोर पर आकर अपनी अम्मा के पास बैठा। उसकी अम्मी ने उसको अपने हाथ से खाना वाना खिलाया और उससे बोला कि बेटा बस कर, अब काफ़ी पैसा आ गया है, अब और मत कर ये सब, मिल गई ना शोहरत, कमा ली दौलत, अब वापस आ जा। तो एकदम अजीब सी नज़रों से उसने अपनी अम्मी की तरफ देखा, जैसे उन्होंने कोई तार छेड़ दिया गलत, और बोला नहीं, अभी नहीं अम्मी, अभी नहीं, अभी तो मुझे बहुत दौलत कमानी है, बहुत शोहरत कमानी है, मुझे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बनना है, बहुत बहुत दौलत कमानी है। और एक बात बताऊं, मुझे ना दौलत कमाने का और शोहरत कमाने का एक फॉर्मूला मिल गया है। ये कह के एकदम से उठा और फर्स्ट फ्लोर पर चला गया। ये बात सुन के उसकी अम्मी एकदम से बहुत डर गई, इतना डर गई कि उन्होंने मौलाना साहब को बुलाना ही ठीक समझा। वो एक मौलाना ऐसे थे आसपास के जो बड़े आलिम थे और कहते हैं कि उन्होंने अपने इल्म से जिनों के बारे में भी काफ़ी इल्म ले लिया था और जिनों को पढ़ते पढ़ाते बहुत थे, जिनों के बारे में ना दैट। तो उनको बुलाया गया। वो जब घर में घुसे तो उनको अंदाज़ा हो गया था कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। और जब वो फर्स्ट फ्लोर पर गए और फर्स्ट फ्लोर में एंटर किया तो नौशाद के कमरे से आवाज़ आई, इधर मत आना। वो समझ गए कि नौशाद अकेला नहीं है। वो अंदर घुसे और पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया और बाकी घर वालों को हिदायत दी कि कोई भी फर्स्ट फ्लोर पर नहीं आएगा, चाहे वो कुछ सुने या कुछ देखें। मौलाना साहब पहले कमरे के बाहर खड़े होकर काफ़ी कुछ पढ़ने लगे ज़ोर ज़ोर से, और फिर थोड़ी देर बाद वो कमरे के अंदर गए और नौशाद जिस कमरे में था और कमरा बंद कर लिया। बहुत देर तक उस कमरे से नौशाद के चीखने की, रोने की आवाज़ें आने लगी और मौलाना साहब के ज़ोर ज़ोर से कुछ पढ़ने की आवाज़ें आने लगी और फिर एकदम से खामोशी हो गई। कम से कम 2 से 2.5 मिनट खामोशी रही और उसके बाद फिर मौलाना साहब बाहर निकले, कमरा बंद किया और फर्स्ट फ्लोर से उतर के नीचे आए और बाकी सब घर वालों को बताया। मौलाना साहब ने बताया कि नौशाद पर उनके हिसाब से किसी जिन का असर हो चुका है। वो जिन नौशाद पर चिपक गया है और उसको छोड़ नहीं रहा है, बहुत मुश्किल है उसको छुड़वाना। ये बताने के बाद उन्होंने महमूद साहब को इशारा किया, क्योंकि वो महमूद के दोस्त भी थे, हम उम्र भी थे। तो महमूद को इशारा किया कि वो उनके साथ कमरे में आए, कुछ अलग से बात करनी है। महमूद नौशाद के बड़े भाई थे तो ऑब्वियसली वो भी जानना चाहते थे कि उनके भाई को क्या हुआ है, तो दोनों कमरे में चले गए। वहाँ मौलाना साहब ने महमूद साहब को बताया कि जब वो पढ़कर नौशाद पर दम कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे समझने की कि उसको क्या हुआ है, तब नौशाद बहुत ज़ोर से छटपटाने लगा और छटपटाते छटपटाते उसने कुछ ऐसी बात बताई कि मौलाना साहब भी हैरान हो गए। मौलाना साहब को उसने ये बताया कि जल्दी शोहरत और जल्दी दौलत कमाने के चक्कर में उसने किसी के कहने पर
एक जिन को कब्जे में करने की कोशिश करी थी। उस जिन को कब्जे में करने पर उसने जिन के साथ एक सौदा किया था कि जिन को वो अपनी ज़िंदगी डेडिकेट करेगा और जिन उसको शोहरत और दौलत अदा करेगा, उसको ऐसा बना देगा कि वो सबसे बड़ा आदमी बन जाए और बहुत दौलत कमाने लगे। ये शायद एक ऐसा सौदा था जो नौशाद को उस वक्त नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी किस तरीके से बर्बाद कर सकता है। जब महमूद साहब को मौलाना साहब ने बात बताई तो महमूद बहुत डर गया। उसमें साथ में उन्होंने ये भी बताया कि इस जिन को नौशाद से अलग करना बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और इसीलिए बाकी घर वालों को दुआएं पढ़ना बहुत ज़रूरी है और किसी को भी अभी फ़िलहाल के लिए फर्स्ट फ्लोर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कुछ आयात दी, कुछ चीज़ें दी कि ये पढ़ते रहें, पानी पे दम करें, पानी पिएं, बाकी घर वालों पर भी दम करें। वो हर रोज़ आते रहेंगे और हर रोज़ नौशाद पे वो दुआएं पढ़ के, वो सब चीज़ें पढ़ के दम करेंगे। हो सकता है कुछ दिनों में वो ठीक हो जाए। मौलाना साहब ये कहकर चले गए। महमूद साहब अंदर से बाहर आए और सबका चेहरा देखा तो उन्होंने ये बात ना बताना ही मुनासिब समझा। उस वक्त ये सोचा था कि मौलाना साहब रोज़ आएंगे तो शायद नौशाद ठीक हो जाए, लेकिन उनको नहीं पता था कि अगले दिन क्या होने वाला है। अगले दिन ही सुबह को जब नौशाद की अम्मी फर्स्ट फ्लोर पर गईं उसको नाश्ता देने के लिए, उससे बात करने के लिए, तो नौशाद नहीं था, नौशाद की लाश थी। नौशाद अब इस दुनिया में नहीं रहा था। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी, जिसको देखकर उनकी चीख निकली थी, जिसकी चीख सुनकर बाकी सारे घर वाले फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे थे, वो ये कि नौशाद की लाश जहां मिली थी, नौशाद के मुंह में वो रिबन जो वो एज अ जादूगर निकाला करता था वो ठूंसे हुए थे। वो ऐसे ठूंसे हुए थे जैसे उन्हीं रिबन्स पे वो चोक हो गया हो। उसका चेहरा पूरा नीला पड़ चुका था, जैसे उसकी सांस इस रिबन से रुकी हो और इस सांस रुकने की वजह से वो मर गया था। उसकी आंखें एकदम से बाहर को आ गई थी, जैसे बिल्कुल बाहर गिर जाएंगे आई बॉल्स। ये देखकर सारे के सारे जब उन सबने मंजर देखा तो बहुत डर गए थे। मौलाना साहब को बुलाया गया, डॉक्टर को बुलाया गया, एम्बुलेंस आई। डॉक्टर्स का कहना यह था कि शायद नौशाद प्रैक्टिस कर रहा था मुंह से रिबन निकालने की और उसमें स्टक हो गया, वो नहीं निकल पाया और वो चोक हो गया और उसकी मौत हो गई। लेकिन मौलाना साहब और महमूद साहब और शायद सारे घर वाले जानते थे कि रिबन की वजह से उसकी मौत नहीं हुई थी। जब वो एम्बुलेंस वाले डॉक्टर उसकी लाश को ले गए वहाँ से, तब मौलाना साहब वहीं रुके थे और उन्होंने बोला था कि मैं इस कमरे को पढ़कर बांध रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि नौशाद के जाने के बाद वो जिन इस कमरे पर अपना कब्जा करे। तो इसलिए उन्होंने वो कमरा पढ़कर बांध दिया था और बोला था कि कुछ टाइम तक कोई भी घर वाला इसको इस्तेमाल ना करे। वही हुआ, वो फर्स्ट फ्लोर कहीं ना कहीं एक तरह से बंद कर दिया गया और सारे घर वालों ने बहुत टाइम तक उसको यूज़ नहीं किया। वक्त गुजरा और नौशाद की इस डेथ को सब ने शायद एक फेडेड मेमोरी बन के अपने दिमाग में बसा लिया था। ज़िंदगी आगे बढ़ी, महमूद साहब की शादी हुई, महमूद साहब के बच्चे हुए, वो बच्चे बड़े हुए। राशिद जो कि फैज़ान के फादर हैं, उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पर शादी के बाद रहने का फ़ैसला किया और इसीलिए वो फर्स्ट फ्लोर कर अपने हिसाब से बनाना चाहते थे। तो फैज़ान के फादर और उनके छोटे भाई फैज़ान के चाचू ने फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर बनाने का जब फैसला किया था तो जिस कमरे को पढ़कर बांधा गया था उसको पूरा तोड़वाना पड़ा। पूरा तोड़ के वो फर्स्ट फ्लोर नया बना, सेकंड फ्लोर बना। हालांकि महमूद साहब इस चीज़ से अग्री नहीं थे उस वक्त, लेकिन फैमिली बढ़ रही थी तो ये सब करना ज़रूरी समझा गया। जब ये चीज़ें हुई और जब फैज़ान को महमूद साहब ये कहानियाँ सुना रहे थे, तब महमूद साहब को भी लगा कि शायद फिर से मौलाना साहब को बुलाने का वक्त आ गया है, क्योंकि फैज़ान के साथ जो हो रहा है, फैज़ान अभी उसी उम्र का है जिस उम्र में नौशाद घर से भागा था और शायद उसी उम्र में नौशाद ने उस जिन के साथ एक सौदा किया था और शायद इसीलिए वो जिन फैज़ान के ज़रिए अब वापस वो चीज़ें करवाना चाहता है, तो नौशाद के साथ शायद अधूरी रह गई थी। मौलाना साहब को फिर से बुलाया गया। मौलाना साहब फिर से वहीं फर्स्ट फ्लोर पर गए।
उन्होंने उसी जगह पर जहाँ पर वो कमरा हुआ करता, जहाँ पर अभी भी एक कमरा है लेकिन छोटा है, उस कमरे को पढ़ा, उस कमरे को बांधा और उस जगह को पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। और ये हिदायत दी गई कि पूरे घर में सफाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर घर में सफाई नहीं रहती तो घर में जिनों की तादाद बढ़ सकती है और इस एरिया को कोई यूज़ नहीं करेगा। वो एरिया बिल्कुल बंद कर दिया गया, कोई भी उस घर में नहीं गया और उसके बाद से फैज़ान पहले से बेहतर भी होने लगा था। बच्चे बड़े हुए, फैज़ान भी बड़ा हुआ, महमूद साहब का इंतकाल हुआ और कहीं ना कहीं ज़िंदगी को बेहतर बनाने के चक्कर में सब ने वो इलाका, वो घर छोड़ दिया। आज सब अपनी अपनी जगह पर सेटल्ड हैं। वो घर बंद है, उस वक्त से बंद है। लेकिन महमूद साहब ने जिस फैमिली को, जिन लोगों को उस घर की सफाई का जिम्मा दिया था, वो कहते हैं कि आज भी उस घर के लोग, चाहे वो औरतें हों चाहे मर्द हो, आते हैं बड़ी सी झाड़ू लेके, उस घर की चाबियां लेके उस घर में जाते हैं, उस घर की सफाई करते हैं और चले जाते हैं। वो फैमिली जो सफाई करने की जिम्मेदारी है जिसके पास, वो कहाँ की फैमिली है, कहाँ रहते हैं, क्या नाम है, कौन लोग हैं, कोई नहीं जानता। कभी कभी वो रात में आते हैं सफाई करने के लिए, कभी दिन में आते हैं। कभी कभी देखा भी गया है कि वो दरवाज़ा खोलते हुए अंदर घुसे और अंदर से बंद कर लेते हैं और फिर 1-1.5 घंटे बाद निकल कर चले जाते हैं। कोई उनसे बात भी करने की कोशिश करे, कोई उनसे पूछने की कोशिश करे तो कोई जवाब नहीं मिलता। वो घर आज भी बंद है, उन पुरानी दिल्ली की पतली गलियों में जहाँ कभी फैज़ान की फैमिली रहा करती थी। आज भी मोहल्ले वाले बताते हैं कि उस घर से आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई बात कर रहा हो, जैसे कभी कोई लड़ रहा हो, जैसे कभी हंसी ठहाके हो रहे हों, जैसे कभी कोई महफिल बैठी हुई हो। ऐसी आवाज़ें आती हैं उस घर से, लेकिन उस घर में जाने की हिम्मत किसी की नहीं है। ये थी फैज़ान की और उनकी फैमिली की पुरानी दिल्ली की कहानी, जादूगर और जिन। आप सुन रहे थे सिर्फ द डर डायरीज पर, मेरे यानी अहमद फराज के साथ एक्सक्लूसिवली इसी चैनल पर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें और हमेशा की तरह अपने कमेंट्स कर हमें ऐसे ही हौसला अफजाई हमारी करते रहें। मेरी और मेरी टीम की यही कोशिश रहती है कि हम आपके हर कमेंट का जवाब दे सकें। और हाँ, अगर आपको कहानी बहुत अच्छी लगी हो तो हमारी राइटर अनुश्री बासु को प्रेज करना, उनकी तारीफ करना ना भूलें। कमेंट्स में ज़रूर उनको मेंशन करें। सुनते रहिए द डर डायरीज, मेरे यानी अहमद फराज के साथ।